मित्रों राम राम। मैं राजन पांडे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दी राजन पांडे शो में। सर्वप्रथम मेरे सभी सनातनी भाइयों को बहुत बधाइयां। आप पूछेंगे बधाइयां किस बात की, तो बधाइयां इस चीज के लिए कि देखिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक बिल लेकर आई थी, विधानसभा में जो पारित भी हो गया था। और जिसके तहत उन्होंने प्रावधान ये बनाया था कि उन सनातन देवस्थानों से जहां पर जो श्रद्धालु चढ़ावा चढ़ाते हैं, दान करते हैं, इन सम और द अदर काइंड, जिनका कलेक्शन सालाना जिन मंदिरों का 1 करोड़ से ऊपर का है, उनसे 10% रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। और जिन देवस्थानों का कलेक्शन 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, वहां से 5% का टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। मोर और लेस इट सीम टू बी एस लाइक, जो हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं, हम सबको पढ़ाया गया है कि एक बड़ा क्रूर शासक होता था औरंगजेब। वह हिंदुओं से जिजिया या जजिया टैक्स वसूला करता था टू फॉलो देयर रिलीजन फेथ। तो वैसा ही कुछ कांग्रेस सरकार ने एक वैसा ही, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हूबहू वही, बट हाँ मोर और लेस आइडेंटिकल इट इज। तो वह एक बिल लेकर आई थी जो कि उन्होंने, चूंकि उनका विधानसभा में बहुमत था, तो उन्होंने वहां वे पारित करा ले गए थे। और अपर हाउस, कर्नाटका के अपर हाउस में अवश्य वह बिल, थैंक्स टू बीजेपी एंड जनता दल सेकुलर, जो कि देवेगौड़ा साहब पूर्व प्रधानमंत्री जी की पार्टी है, कुमारस्वामी साहब की, उन्होंने इस बिल को पारित नहीं होने दिया। अदरवाइज मैं सच में कहूं तो जो एक हम लोगों की आम फीलिंग बन गई है, और जो हम लोग कांग्रेस का इतना हिंदू विरोधी चेहरा मतलब हम लोग मानते हैं, और मतलब स्वयं ए.के. एंटनी साहब, जो कि कांग्रेस के शासनकाल में और कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता भी रहे हैं, केरल के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो बताया था, जब 2014 में कांग्रेस बुरी तरह हारी थी, कि कांग्रेस की जो छवि है वह एंटी हिंदू बन गई है। और इसी वजह से वह चुनाव, मतलब अब तो खैर एक सीरीज बन गई है पूरे चुनाव हारने की, उनकी इसी गतिविधियों के कारण, तो वह और मजबूत हो गई वह छवि जब यह बिल लाया गया। और देखिए आजकल मैं कई बार बोल चुका हूं, ये सोशल मीडिया का समय है, मोर देन मेन स्ट्रीम मीडिया। लोग आज सोशल मीडिया से ही उनको खबरें मिल जाती हैं। तो इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर सनातनीज, हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बड़ा एक यह है, और खासतौर पे कर्नाटक के हिंदुओं के लिए तो और भी एक तरह से धोखा जैसा था कि उनके साथ हो क्या रहा था, कि एक तरफ जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए वहां की सरकार, कर्नाटक सरकार, पैकेजेस अनाउंस कर रही थी। शायद है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए 200 करोड़ का पैकेज, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए 100 करोड़ का पैकेज, परंतु उसके वो पैसे कहां से लाते, तो उनके लिए हिंदुओं के जो देवस्थान है, उन्होंने बेस्ट ऑप्शन उनको यही लगा। भाई अगर करना था उनको तो कोई नहीं रोका है, आप कीजिए, परंतु अपने पार्टी फंड से कीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। आप एक कम्युनिटी से लेकर पैसा लेकर आप दूसरी कम्युनिटी को अगर आप दे रहे हैं, तो ये किस बात का सेकुलरिज्म हुआ, मुझे मेरी तो समझ के ही परे था। खैर एनीवे, थैंक यू बीजेपी एंड जनता दल सेकुलर, जो उन्होंने इस हिंदू विरोधी बिल का विरोध ही नहीं किया, अपितु इसको पास भी नहीं होने दिया। थैंक यू। अब साहब आज की हम बात आगे बढ़ाएं, तो देखिए एक चुनावविद हैं, चुनाव पंडित माना जाता है उनको, चुनावी चाणक्य माना जाता है। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अमित शाह जी या बीजेपी के, मैं किसी नेता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं प्रशांत किशोर जी की। आप सब जानते हैं वे कई पार्टियों के साथ काम कर चुके हैं, राइट फ्रॉम बीजेपी टू कांग्रेस टू जनता दल यूनाइटेड, डीएमके, और कई पार्टियों के साथ उन्होंने काम किया है। और उनके, मैं ऐसा कहूंगा कि मार्गदर्शन में जो आप कह लीजिए सफलता का दर है, जिस पार्टी के साथ भी उन्होंने काम किया है, एक अच्छा खासा उनका सफलता का दर है।
और उनकी बातें खासतौर पे जब चुनाव की हो रही हो तो बहुत मायने रखती हैं। आज उन्होंने एक संदेश दिया, मैं ऐसा कहूँगा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा का जबरदस्त तरीके से एक अपसर्ज है। मतलब एक तरह से आप ऐसा कीजिए, भाजपा का जो जनाधार है डे बाय डे इट इज ग्रोइंग। तो बात में दम तो लगता है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, मैं या कोई अन्य नहीं कह रहा है, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं। और एक चीज और भी जोड़ी उन्होंने कि 2019 से 2019 में जितनी सीटें आई थी भाजपा की पश्चिम बंगाल से, उससे कम तो नहीं होंगी, रादर ऐसा कहना चाहिए कि सीटें बढ़ेंगी ही। तो यह भाजपा के लिए एक बड़ा शुभ संकेत है। और सबसे बड़ी बात जो अभी देखिए, एक बात उन्होंने संदेश खाली को लेकर भी कही कि संदेश खाली को लेकर भाजपा पक्का है कि लोकसभा चुनाव में जाएगी। और जिस प्रकार से संदेश खाली मेन स्ट्रीम मीडिया और कह लीजिए कि सोशल मीडिया में भी जो खबरें आ रही हैं, वीडियो फुटेजेस आ रहे हैं, वहां की वे प्रताड़ित महिलाओं का प्रतिकार नजर आ रहा है लोगों को, तो यह सब टीएमसी के लिए शायद है कि बहुत भारी पड़ेगा, ऐसा प्रशांत किशोर जी का कहना है। और हाँ, इस बीच में एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम शायद एक दूसरी बार संदेश खाली पहुंच गई है। इससे पहले अनुसूचित जाति जन आयोग ऐसे करके भी एक बॉडी पहुंची थी, जिसने कि शायद है कि राष्ट्रपति शासन की भी मांग की थी। परंतु देखिए अभी चीजें मतलब इट्स अभी अंडर ट्रायल है, बहुत सारी चीजों की अभी जांच पड़ताल चालू है। परंतु जिस प्रकार के वीडियो फुटेजेस आ रहे हैं एक्स पर, फॉर्मली इट वाज नोन एज ट्विटर, तो वह बहुत मतलब आप ऐसा कह लीजिए कि हृदय विदारक जैसे लगते हैं, जिस प्रकार से महिलाओं के वो फुटेजेस आ रहे हैं। आप सबने देखा ही होगा, बुरा तो लगता है, परंतु आम जनता करे तो करे भी क्या भाई। आम जनता की ताकत है वोट देना। और मेरा ख्याल है कि इस बार पश्चिम बंगाल की जनता शायद है कि सही क्या है गलत क्या है इसको मुख्य मुद्दा रखेगी, रेदर देन कि धर्म जाति और जो दूसरे चुनावी जो उस समय पे बहुत ज़्यादा कभी कभी आम जनमानस के दिमाग में हावी हो जाता है। तो बेहतर होगा कि इस बार क्या सही है, कौन सी पार्टी सच में सेकुलर है, कौन सी पार्टी छद में सेकुलर है, स्यूडो सेकुलर है, इन सब बातों को थोड़ा ध्यान में रखेगी। और मैं सिर्फ और सिर्फ चाहता हूं विकास के नाम पर जो आपको इक्वालिटी की बात करता हो उसके नाम पर आप वोट करें, पिक्चर बदल जाएगी। अच्छा, एक चीज और भी उन्होंने ऐड की थी कि टीएमसी को शायद इस बात का भरोसा भी नहीं है, या अभी उनको भरोसा नहीं, अंदेशा नहीं है कि एंटी इंक्यूबेंसी फैक्टर भी पश्चिम बंगाल में बढ़ता जा रहा है, जिसका फायदा भाजपा को, मतलब जब मैं उनकी बात सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद है कि वे ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अगर 40 सीटें पश्चिम बंगाल से आती हैं तो 30+ सीटें लोकसभा चुनाव में बीजेपी को आने वाली है। और देखिए प्रशांत किशोर जी का जो गणित होता है वह पॉलिटिकल जो नेता होते हैं, राजनेता होते हैं, उनसे भी कहीं ज्यादा सच साबित होते मैंने देखा है। तो आई विल से इट्स ए गुड साइन फॉर बीजेपी एंड इट्स एलियंस। और हाँ, टीएमसी के लिए जरूर एक सोचने का विषय रहेगा, खासतौर पे ममता बनर्जी जिस प्रकार से पॉलिटिक्स करती हैं, तो शायद है कि उनको भी अपने वे ऑफ पॉलिटिक्स पे एक बार सोच विचार करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं साहब। अच्छा साहब, देखिए दो युवा चेहरे हैं, दो युवा चेहरे बिल्कुल एक नॉर्थ से हैं और एक साउथ से हैं। नॉर्थ से जो हैं वो हैं वरुण गांधी, और साउथ से जो हैं वो हैं अन्ना मलाई। दोनों युवाओं में फर्क क्या है? दोनों युवाओं में फर्क एक जो बड़ा आप ऐसा कह लीजिए कि स्पष्ट गोचर होता है, मेरा मतलब कभी कभी शुद्ध हिंदी बोल जाता हूं, कि
एक तो वह था, अब मैं था कह रहा हूं इसलिए क्योंकि वो अब भाजपा छोड़ चुके हैं, वरुण गांधी, जिन्होंने मतलब जब तक वे पार्टी में थे ऐसा कोई अवसर नहीं छोड़ा कि जब उन्होंने अपनी ही पार्टी के विरोध में कुछ ना कुछ अनर्गल बयान देते रहे, पार्टी के लाइन से हटकर। और मेरे को तो कभी कभी ऐसा लगता था कि शायद उनके मन में कहीं कुछ एक ऐसा विचार था कि पार्टी उनको निष्कासित कर दे और मतलब किसी भी तरीके से पार्टी से वे निष्कासित कर दिए जाए, सो दैट वो अपने आप को पब्लिक के बीच में जाकर यह कह सके कि देखिए मैं बलिदान हो गया आप लोगों के लिए और मैं तो सिर्फ अपनी बातें रख रहा था। ठीक है, अब मतलब वही नेताओं का जो गिमिक्स होता है कि लोकतंत्र खत्म है, पार्टी का अंदरूनी लोकतंत्र खत्म है, यहाँ पर आप अपनी बात कहेंगे तो यू विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टी, पार्टी इज हाईजैक्ड बाय कपल ऑफ पीपल लाइक दैट, एक वो जो आप सब जानते हैं। तो वे अब समाजवादी पार्टी की टिकट से पीलीभीत से चुनाव लड़ने वाले हैं, जैसा कि बहुत अंदेशा था। इतना तो श्योर था कि भाजपा से उनको टिकट मिलनी नहीं है। अब जिस प्रकार से देखिए उन्होंने अपने इक्वेशन, खासतौर पे पार्टी के जो टॉप ब्रास है, भाजपा पार्टी के जो टॉप ब्रास है, चाहे फिर वो मोदी साहब हों, फिर अमित शाह जी हों, जेपी नड्डा साहब हों, तो इन सब के साथ जिस प्रकार से उन्होंने अपने समीकरण बिगाड़ लिए थे, तो इसके बाद मुझे तो ऐसी कहीं से भी कोई भी उम्मीद नहीं लग रही थी कि पार्टी उनको अब दोबारा से सांसद बतौर या सांसदी के लिए टिकट देगी। और इनका भी प्रयास था, भरपूर प्रयास था वरुण गांधी जी का भी कि किसी भी प्रकार पार्टी उनको निकाले और उनको एक मुद्दा मिल जाए। परंतु देखिए भाजपा की जो एक शैली है वो बहुत जल्दी किसी को इस प्रकार से बलिदानी नहीं बनाते, है ना। अभी एक और साहब भी हैं, भाजपा में ही हैं अभी भी सुब्रमण्यम स्वामी साहब, वे भी कभी मोदी साहब को लेकर तो कभी किसी को लेकर कुछ न कुछ भाजपा विरोधी बयान देते रहते हैं। परंतु भाजपा को जो मैंने देखा है, दे नेवर पे हीड टू सच एलिमेंट्स, आई विल से, कि कल को वो जाकर अपने आप को एक क्या बोलते हैं उसको, शहीद का एक मास्क लगाकर चले जाएं कि देखिए पार्टी में लोकतंत्र खत्म और ये सब वगैरह वगैरह, ऑल सॉर्ट ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। तो सूनर और लेटर शायद है कि अब बाकी आप सब स्वयं समझदार हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी साहब भी अब जो तो देखिए राज्यसभा सांसद बनाए गए वे और उनको पार्टी में बहुत सम्मान मिला, परंतु हो सकता है कुछ उनकी अपनी महत्वाकांक्षा रही होगी जो मोदी जी ने या अमित शाह जी ने, नड्डा साहब ने नहीं पूरी कर सके। तो अब वैसे भी देखिए कपिल सिब्बल साहब ने उनके लिए बहुत अच्छी बात कही थी, राज्यसभा में ही कही थी कि भाजपा को पता नहीं है कि वे एक अनगाइडेड मिसाइल लेकर आ गए हैं तो अब सुब्रमण्यम स्वामी साहब, तो देखिए साहब हमारी बात चल रही थी वरुण गांधी जी को लेकर, तो उन्हीं के साथ में मैंने जिक्र किया था अन्नामलाई जी का, जो कि तमिलनाडु में है और जिस प्रकार से वे एक मास लीडर बनकर उभर रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे तो 101% आई विल से कि पूरा विश्वास है कि तमिलनाडु से भाजपा का जिस प्रकार से उदय हो रहा है, तो आई विल से कि अगर 5 to 6 सीट्स भी अन्नामलाई जी अपने करिश्मे से लेकर आ जाते हैं तो भाजपा के लिए ये साउथ में एक बहुत बड़ी विजय होगी, साउदर्न इंडिया में, दक्षिण भारत में अन्नामलाई जी का ये वास्तव में जीवंत करिश्मा होगा। और जिस प्रकार से सोशल मीडिया में तो अगर आप देखेंगे और अगर आप प्रो बीजेपी हैं तो उनको वो हैं भी, उसका वे हकदार भी, अगर कभी ईश्वर ने चाहा ऐसा होता है कि बीजेपी एक अच्छी नंबर ऑफ सीट्स लेकर आती है तमिलनाडु में, तो ही इज गोइंग टू बी द सीएम ऑफ तमिलनाडु फ्रॉम बीजेपी। और जिस प्रकार से उनकी रैली में मैंने लोगों का जुड़ाव देखा है और जो उनके बड़े बहुत ही एक आम आदमी के जो जेस्चर होते हैं अन्नामलाई साहब प्रदर्शित करते हैं, वो दिखाते नहीं हैं, वो उनके रियल लाइफ में है, ऐसा आप मान के चलते हैं।
तो रियली ही इज इमर्जिंग एज ए यूथ आइकॉन एंड डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बूस्ट बीजेपी इन तमिलनाडु। और तमिलनाडु से अगर अभी मैं मिनिमम मैं बोलता हूँ 4 से 5 सीटें भी अगर अन्नामलाई जी के करिश्मे से आ जाती है तो इट विल बी ए बिग बूस्टर फॉर बीजेपी, नॉट ओनली इन लोकसभा 2024 इलेक्शंस बट रेदर आई विल से कि इट विल गो बियॉन्ड दैट। और जो अगले असेंबली इलेक्शंस होंगे तमिलनाडु में, इट्स गोइंग टू मेक ए बिग इम्पैक्ट ऑन दोस इलेक्शंस एज वेल। अब देखिए साहब, वरुण गांधी जी और अन्नामलाई जी में अंतर क्या है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में भाजपा शासित प्रदेश है वो, वे वहां के जो नेतृत्व है वरुण गांधी जी, जो उत्तर प्रदेश भाजपा का जो नेतृत्व है वे उनसे ही समीकरण नहीं अपना सही से बैठा पा रहे थे। ऑन द कॉन्ट्रेरी अन्नामलाई जी, जो कि तमिलनाडु में जहां पर एक घोर एंटी सनातनी सरकार है, जिस प्रकार से आप सबने देखा होगा, चाहे उदयनिधि हो, चाहे वो ए राजा हो, जिस प्रकार से उन्होंने दे वेंट टू सच एन एक्सटेंट कि दे वाना एक्सटेंट दिस सनातनीज, उन्होंने कंपेयर कर दिया था कि डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, लाइक दिस। और उनके साथ आपको सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज गलबहियां करते नजर आ जाती हैं। तो वहां पर अन्नामलाई जी ओनली ऑन हिज ओन और अपने ही करिश्मेटिक अंदाज में जिस प्रकार से उदित हो रहे हैं, साथ में भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा एक बूस्टर बनते जा रहे हैं। रियली इट्स वेरी मोटिवेटिंग फॉर अदर लीडर्स ऑफ द अदर स्टेट्स एज वेल, जो जिनको कल तक कोई नहीं जानता था, आज वे एक आइकॉन के रूप में अपने अपने प्रदेश में उभर रहे हैं। तो हैट्स ऑफ टू मिस्टर अन्नामलाई। आगे और अपन बात करें तो देखिए साहब, एक और अच्छी खबर आई। खबर देखिए राष्ट्रवादियों को ही अच्छी लगेगी कि 45 साल की, एक तरह से आप ऐसा कह लीजिए, लड़ाई के बाद रावी नदी का जो पानी है अब वह पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। हाँ जी साहब, आपने सही सुना। आपने अब पहले भी आपको पता चल गया होगा कि रावी नदी का जो पानी है अब वह जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब की जो 37,000 हेक्टेयर भूमि है, बंजर भूमि है, उसको सिंचित करने में काम में लिया जाएगा। तो दैट 37,000 हेक्टेयर फील्ड, अब उसको एक आप ऐसा कह लीजिए कि ग्रीन बेल्ट में कन्वर्ट करने की मोदी गवर्नमेंट की एक ये स्कीम है। और डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बूस्ट अवर पीजेंट्स एंड फार्मर्स। तो साहब देखिए, यह फर्क होता है एक अब मैं अगर जैसे कुछ अगर बोल दूं राष्ट्रवादी सरकार, या हिंदी इंग्लिश में बोल दूं तो पैट्रियोटिक सरकार, नेशनलिस्ट सरकार, तो साहब फिर कमेंट्स आने लग जाते हैं कि दलाली दलाली दलाल और पता नहीं क्या क्या मेरे को बोला जाता है। साहब मैं आप सबको एक बार बताता हूं कि मैं अपने जीवन के उस स्टेज पर हूं कि जहां मुझे कोई फुटी कौड़ी नहीं देता कि भाई आपने ऐसा प्रो बीजेपी, इट साउंड्स है ना, मैं ऐसा नहीं कहता कि आई एम प्रो बीजेपी, बट यस आई एम वेरी न्यूट्रल पर्सन। तो मेरे को भाई लोग बोलने लग जाते हैं कि दलाली खा रहे हो, दलाल हो बीजेपी के। अरे साहब, एक पेन्नी नहीं मिलती है, एक पेन्नी है, 1 रुपया है। रुपया तो बड़ी बात हो गई, 5 पैसे नहीं मिलते साहब। फिर भी चलो भाई लोग को ऐसा लगता है कि हम प्रो बीजेपी, तो मैं क्या कर सकता हूँ। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो दूसरे दल हैं, वे भी कुछ एक ऐसा मेरे को भारत के लिए, जो भारत के हित में हो, उसकी और उसके लिए कुछ अगर काम करते दिखे मुझे, मेरे जैसे जो आम जनमानस है, जो न्यूट्रल होता है, तो अगर उसके मानस को आप, यह पार्टियां जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं, तो अगर कुछ एक ऐसा इंप्रेशन दे दें साहब, हम लोग उनकी तारीफ करने लग जाएं। परंतु करें क्या, इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज को सिर्फ एक कुछ वर्ग विशेष ही नजर आता है। हम हिंदुओं की वोट तो जैसे इट्स ऑल फॉर ग्रांटेड होती है, तो क्या कीजिएगा। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। एक तो हाँ, इस बीच में एक और भी कुछ अच्छी खबरें हैं, वो भी छूटनी नहीं चाहिए साहब। आज एक मैंने सर्वे देखा
कि जो विश्व की टॉप 30 बिगेस्ट इकोनॉमीज हैं इन द टर्म्स ऑफ जीडीपी, उसमें भारत की रैंकिंग थर्ड हुई है। हमसे आगे सिर्फ दो नेशन हैं, दो राष्ट्र हैं। एक है नंबर 1 पर है चाइना, दूसरे नंबर पर है यूएसए, तीसरे पर साहब हम हैं, भारत है। मतलब इट्स एन अचीवमेंट ना कि इन टर्म्स ऑफ जीडीपी हम विश्व की जो 30 सबसे बड़ी महाशक्तियां हैं उसमें हम आज तीसरी महाशक्ति हैं। देखिए साहब, अब आप मतलब बहुत से लोग ये प्रश्न करेंगे फिर मुझसे कि इससे तेरे को क्या मिला, आपको क्या मिल रहा है, आपकी क्या ग्रोथ हो गई। साहब, व्यक्तिगत जीवन से भी आगे बढ़कर राष्ट्र होता है। अरे साहब, हम लोग तो वो है ना कि हमसे हजार गलतियां होती हैं, बहुत अच्छे काम भी होते हैं, सब कुछ होता है, परंतु हम लोग कॉमन, वी आर वेरी कॉमन पीपल, है ना। बट अब कह लीजिए कि भाई संस्कार है कि भाई मैं रहूं ना रहूं, मेरा भारत रहना चाहिए बस। तो ये, और हाँ, एक चीज और भी, दो चीज और भी हैं, जिनमें से एक ये है साहब कि हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज 5 नए एम्स कल को है, कल वो लोकार्पण करेंगे भारत राष्ट्र को। उसमें से एक कल्याणी करके जगह है पश्चिम बंगाल में, वहां पर भी है ना साहब, गुजरात में भी है, और 3 स्टेट और भी हैं, शायद एक यूपी का है, और मैंने उनको जॉट डाउन नहीं कर पाया था। बट 5 एम्स कल हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को अर्पित करेंगे। उसके बाद एक और मैं अच्छी बात बताता हूं साहब मैं, कि दुनिया की सबसे बड़ी जो अनाज स्टोरेज स्कीम है, वह प्रधानमंत्री जी देश को देने वाले हैं। और इसके लिए पूरे भारत में, अब सेंटर्स के नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट अक्रॉस द नेशन वेयर हाउसेस का निर्माण होने वाला है। देखिए साहब, जो ये 2020 में जो कोविड में देखा, उसका मैं सबसे बड़ा मैं भुक्तभोगी हूँ, है ना। मेरा अच्छा भला बिजनेस चौपट हो गया, मैं बिल्कुल रोड पर आ गया, कर्जे में डूब गया, सब कुछ हुआ, मगर मेरे को मेरा भारत चाहिए। मैं मर जाऊं, फना हो जाऊं, कुछ भी हो, मुझे मेरा भारत और भारत का वैभव बढ़ता रहे। ऐसे एक राजन क्या, हजार राजन कुर्बान साहब। तो एक यह माइलस्टोन भारत अचीव करने जा रहा है। देखिए, यह अन्न भंडारण की ही भारत की जो आप ताकत कह लीजिए, कि कोविड के समय से आज 4 साल 5 साल बीत गए हैं, वहां से लेकर आज तक और अगले 5 सालों तक, और भारत उन 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज उपलब्ध करा रहा है। बहुत से देशों में साहब, आप लोगों ने वो वीडियो फुटेजेस देखे होंगे कि 1-1 किलो आटे के लिए जिस प्रकार से मार कुटाई मची हुई थी, आप सबने देखे होंगे वो वीडियो फुटेजेस, देखे होंगे अन्न लूटने की जिस प्रकार से। आप सबने वो सब वीडियोस देखे, इसलिए मैं डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, उन देशों का नाम भी लेने की जरूरत नहीं है, वे सब आप जानते हैं कि हाथ में कटोरा लेके कभी आईएमएफ के पास जा रहे हैं, तो कभी यूएनओ के पास जा रहे हैं, तो कहीं कहाँ जा रहे हैं। तो जब ऐसी स्थिति से दुनिया के बाकी देश जूझ रहे हैं, तब भारत हमारा आज इतना सक्षम है कि उन कोविड के जो मारे हुए, मैं ऐसा कहूंगा, वो सब देखिए मेरे जैसे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, जो आज भी नहीं उबर पाए हैं। स्वयं मैं ही उसका सबसे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण हूं, नहीं उबर पाया, बिल्कुल फना हो गया, है ना। बट फिर भी भारत चाहिए, भारत का वैभव चाहिए। तो और ये निरंतर आगे बढ़ता रहे, इससे ऐसी मेरी प्रभु श्री राम से हमेशा प्रार्थना है, आगे भी रहेगी। जब मैं रहूंगा भी नहीं, तब भी यही, मैं जहां पे भी हूंगा यही प्रार्थना करूंगा। तो यह एक स्कीम मोदी साहब राष्ट्र को लोकार्पित करने वाले हैं। इसके बाद एक बार जब साहब मेरे राम की आई ना,
तो एक और खुशखबरी देता हूं मैं, खासतौर पे हमारे सभी सनातनियों को, और आई विल से रादर टू, व्हाई ओनली टू सनातनी, ईच एंड एवरी भारतीय शुड नो कि 22 जनवरी को हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी अयोध्या में, और 22 जनवरी से लेके 22 फरवरी तक, साहब इन 30 डेज में 62 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मतलब एट एन एवरेज पर डे 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हमारे रामलला के दर्शन कर रहे हैं। और मालूम है साहब चढ़ावा कितना चढ़ाया? 50 करोड़ के ऊपर। और बहुत से कुछ बड़े इंटेलेक्चुअल्स ने प्रश्न लगाते हैं, अभी भी लगाते हैं, कि मंदिर से क्या रोजगार मिलेगा, मंदिर से क्या लोगों का पेट भरेगा। एक बार मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी जाके उस मंदिर वहां जाइए, आपको न खाने के लिए पैसा देना पड़ेगा, ना रुकने के लिए पैसा देना पड़ेगा। हाँ, आप बड़े एलीट क्लास से आए हैं, आपको एक स्वीट चाहिए, तब फिर इट्स वेरी श्योर कि भाई आपको थोड़ा सा अपनी जेब से ही लगाना पड़ेगा। अन्यथा आम श्रद्धालु, उसके लिए रहना, खाना, पीना, दर्शन सब फ्री है सर। यह है मेरे भारत की गौरव और सनातनियों का वैभव। साहब अब हाँ, अब थोड़ी सी एक बात कुछ पॉलिटिकल उसकी भी हो जाए। वैसे ये सब बातें कुछ पॉलिटिकल ही थी, कोई पॉलिटिक्स से हटके नहीं थी। तो देखिए, अब हालांकि कांग्रेस का गठबंधन हो गया समाजवादी पार्टी से, है ना, उत्तर प्रदेश में, बहुत अच्छी बात है। मेरी दोनों पार्टियों को बधाई है, शुभकामनाएं हैं, अच्छा प्रदर्शन करें, चाहे फिर वो अखिलेश यादव जी हों, राहुल गांधी जी हों, और आज हाँ प्रियंका गांधी जी भी दिखी मेरे को, प्रियंका वाड्रा जी भी दिखी राहुल गांधी जी के साथ मुरादाबाद में रोड शो करते हुए। तो सभी को मेरी बधाई है और शुभकामनाएं हैं। परंतु एक चीज अभी भी उनके मन में, देखिए, एक शंका है, इन दोनों के मन में ही शंका है कि खेल उनका बिगड़ सकता है उत्तर प्रदेश में। कैसे? अभी भी उनको भय है, तो बसपा सुप्रीमो या बसपा पार्टी भी आप कह सकते हैं, मायावती जी से आज कांग्रेस पार्टी की ओर से फिर से उनको गुहार लगाई गई कि भाजपा को हराने के लिए आप हमारे साथ आइए। तो जबकि वे जानते हैं कि मायावती बहन जी ने अपना स्पष्ट संदेश दे चुकी हैं कि भाई हम किसी भी एलियंस के साथ नहीं जाएंगे, ना इंडिया एलियंस के साथ जाएंगे, ना एनडीए के साथ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये पांचवी छठवीं बार है कि कांग्रेस उनसे गुहार कर रही है, याचना कर रही है कि बहन जी आप साथ आ जाइए, बहन जी अपने हमारे साथ आ जाइए। क्योंकि वे जानते हैं कि बहुत बहुत तो क्या, मतलब ऑलमोस्ट आई विल से अगर 80 सीटें हैं जैसे उत्तर प्रदेश में, तो जो भाजपा बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट्स होंगे, वे कितने नंबर ऑफ सीट्स वे लेकर आएंगे, नहीं लेकर आएंगे, वो तो बात की बात है। परंतु समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सीटें को बहुत भारी रूप से क्षति पहुंचाएंगे। तो मेरा ख्याल है फिर अगर उनकी ऐसी सोच है, तो फिर उनको तो एक ऑफर असदुद्दीन ओवैसी जी को भी देना चाहिए कि भाई उनकी भी, अब देखिए, एक पार्टी है और खासतौर पर एक वर्ग विशेष के लिए ही उनकी पार्टी को जाना जाता है। मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने ओवैसी साहब को यह इनविटेशन क्यों नहीं दिया। खैर, हो सकता है सूनर और लेटर ओवैसी साहब के पास भी उनका ऐसा कोई इनविटेशन या ऑफर चला जाए, हु नोस। और एक और फर्दर, अब राहुल गांधी जी, है ना, आज हो गई है 24 तारीख, 24 फरवरी है, कल के एक दिन और का उनका यह भारत तोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा जारी रहेगी। उसके बाद साहब एक ब्रेक लेंगे, 26 तारीख से लेकर 29 तक वे इंग्लैंड के दौरे पे रहेंगे। और सबसे फनी बात जो सॉरी टू से, बट या फनी बात जो मुझे पता चली कि वे कैम्ब्रिज में उनको 2 लेक्चर्स देने हैं। मैं साहब, मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि यार ऐसे वह कौन सा वर्ग है जो राहुल गांधी को सुनना चाहता है। मतलब हम लोग तो यही सुन परेशान हो गए हैं
कि भाई तू किस जाति का है, तू किस सेक्शन का है, तू कौन से धर्म का है और वगैरह वगैरह। वो और उसमें कि वो देख अमिताभ बच्चन उधर नाच रहा है, वो देख साथ में ऐश्वर्या नाच रही है, प्रियंका चोपड़ा नाच रही है, वो देख क्या सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है। मतलब हम लोग आम व्यक्ति है ना, हम लोग के लिए बड़ा एक वी हैव मतलब हमारे पास एक हंसने के लिए एक मुद्दा रहता है कि देख भाई वो नाच रहा, वो नाच रही, वो नाच रही है, देख इसकी जेब काटनी है तो मैं क्या करने वाला हूँ, उसका दिमाग उधर भटकाऊंगा उधर भटकाऊंगा, पीछे अमित शाह खड़ा है, वो क्या तो कुछ करेंगे। मतलब तो मेरे लिए जो सबसे बड़ा वो रहता है कि भाई इनको सुनना कौन चाहता है, एंड हाउ इंटेलेक्ट द पर्सन इज। मतलब उनके भाषण आप हो सकता है भाई इंग्लैंड में कैम्ब्रिज में वो जाकर वो आलू से सोना बनाने वाली कोई मशीन दे आए या उसका कुछ मैकेनिज्म दे आए, तब एक अलग बात होगी। या तो फिर वो जुपिटर मार्स वेलोसिटी वो क्या क्या तो पढ़ाते हैं ना, वो कुछ बताने जाएं और लोग वही सुनना चाहते हो। और वैसे उनके पास उपनिषद और वेदों का भी ज्ञान है, तो हो सकता है वो भी उनको सुनना हो तो राहुल गांधी ही मिले उनको सुनाने के लिए। अब ठीक है भाई, अब ही इज एन इंटेलेक्चुअल यू नो एंड वेरी सीजन्ड पॉलिटिशियन, तो मे भी है कि भाई कैम्ब्रिज के कुछ लोग होंगे, वर्ग विशेष होगा जो सुनना चाहता है। तो मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं कि वे जरूर सुने। हाँ, बट एक बड़ा अच्छा कोइंसिडेंस भी है इसके साथ कि एक तरफ वे अपनी यह भारत तोड़ो यात्रा निकाल जो को थोड़ा सा हॉल्ट दे रहे हैं, इसी समय पे वे वो जो तथा कथित किसान हैं, उन्होंने भी सेम डेट से लेकर सेम डेट तक, जब तक राहुल गांधी जी नहीं वापस आते हैं तब तक के लिए उन्होंने अपना ये जो सो कॉल्ड प्रोटेस्ट है वो भी रोक दिया है। तो मैं आई वॉज ट्राइंग टू यू नो दैट बोल रहा हूं मैं कि मतलब एक तरह से कि ये कोइंसिडेंस कैसे हो गया कि सेम डेट में ये भारत तोड़ो यात्रा रोक रहे हैं और सेम डे में वो भी अपना प्रोटेस्ट रोक रहे हैं। जब ये आएंगे तो फिर से वो शुरू होगा। तो मैं ऐसे, अब मेरा भी इतना दिमाग तो चलता नहीं साहब, बड़ा तुच्छ व्यक्ति हूँ, आम व्यक्ति हूँ, तो मैं कोई रिलेशन तो अभी ऐसा एस्टेब्लिश नहीं कर पाया, या इट मे बी एक कोइंसिडेंस। अब जैसा भी है सामने आएगा ही साहब। चलिए साहब, आज के लिए आज्ञा दीजिए। और या कंटेंट अच्छा लगा होगा तो साहब प्लीज लाइक करने में कोताही न करें। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय सिया राम, हर हर महादेव।